हेलो बच्चों, अभी हम लोग जो हमारी कक्षा 8 है और कक्षा 8 में विज्ञान का जो 18 चैप्टर है वायु तथा जल का प्रदूषण, इसके बारे में हम लोग अभी इस जो वीडियो इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमें पता ही है कि अभी देखो कि बहुत बड़ी बीमारी से तो हम लोग गुजर ही रहे, तो इसका मेन कारण है प्रदूषण। और प्रदूषण की वजह से हम लोग को इतनी बड़ी जो बीमारी है उसका आज सामना करना पड़ रहा है। तो ये अभी हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि हम लोग किस तरह से प्रदूषण फैलाते अपने पृथ्वी के ऊपर, और उसके जो फ़ायदे और नुकसान है उसको भी इनको भी हमें ही झेलना पड़ता है। तो वो किस तरह से हम लोग करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग यही देखने जा रहे हैं। तो देखो कि यहाँ पे है पहली और बूझो, यह समाचार सुनकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। परंतु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। और ये अपने जानने के लिए उत्सुक है कि वायु और जल प्रदूषण निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। ये हमें सबको पता है कि हमें क्या क्या करना है। अभी हम सब जागरूक है और हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमें सबको ही पता है कि पर्यावरण में अभी कितना प्रदूषण फैल गया है। हमारे जो बड़े बूढ़े उस नीले आकाश तथा स्वच्छ जल में एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट में विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते, और ये स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्परिणाम का ही अनुभव कराते हैं। तो हमें पता ही कि हमारे जो भी जनसंचार के साधन हैं, आपने पता ही जनसंचार के साधन कौन कौन से, तो वो हमें जागरूकता बढ़ा करते कि किस तरह से हम लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, और नहीं तो फिर किस तरह से हमें उसका दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा, ये भी हमें बताते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। हम इस समय कल्पना मात्र से भी भयभीत हो जाते हैं कि हमें स्वच्छ वायु और जल उपलब्ध नहीं होंगे। अपनी पिछली कक्षाओं में वायु और जल के महत्व को समझ लिया था। अभी इस अध्याय में हम लोग अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। अब चलो, पहला है वायु प्रदूषण। बच्चों की हमें पता है कि हमारे जीवन में जिस तरह से भोजन की हमें आवश्यकता है, जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, उस तरह से वायु की भी आवश्यकता है। तो अभी देखो कि अपना जो वायुमंडल है बच्चों, तो वायुमंडल में धुएं की मात्रा का में अंतर है। अपने जानते ही कि धुआं कहाँ से आया है, तो इस प्रकार के पदार्थ को मिल जाने से वायुमंडल में बदलाव आते हैं। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थ को द्वारा क्या होता है, संदूषित हो जाता है, तो उसे सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, और इसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। अभी वायु कैसे प्रदूषित होती है, तो जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। हम लोगों ने वायु प्रदूषण देखा, और वायु प्रदूषण किसे कहते हैं कि जो ऐसे पदार्थ, देखो कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में क्या है, अंतर है, और वो धुएं की जो मात्रा यानी अलग अलग जो धुएं के जो वो मात्रा है, वैसे पदार्थों को मिल जाने से क्या होता है कि वायुमंडल में बदलाव आ जाता है, और ऐसे वायु अनचाहे पदार्थों द्वारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाती है, और जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए क्या होता है, हानिकारक है, और इसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण का भी हम लोग वायु कैसे प्रदूषित होती है, तो जो पदार्थ वायु को प्रदूषित कहते हैं ना, उनको कहते हैं वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी जो ये प्रदूषक होते हैं वो प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगी वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकता है। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु के जो प्रदूषक है वह मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत
फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वयंचलित वाहनों, निर्वातक, जलावन, लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकलता हुआ धुआं हो सकता है। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे भी बताया गया है कि अपने फिर बहुत से जो श्वसन समस्या है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने जानते हैं कि वायु गैसों को मिश्रित है। आयतन के अनुसार मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन, मीथेन तथा जलवायु भी अल्प मात्रा में उपस्थित है। अभी देखो कि जो बहुत सी जो श्वसन की जो समस्या है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। और उस वायु प्रदूषण में हम लोग देखो कि प्रदूषित वायु में कौन कौन से पदार्थ और प्रदूषण उपस्थित होते हैं। तो क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेज़ी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है ना। हमें पता ही, क्योंकि हम लोग रोज़ के रोज़ देखते हैं, ख़ास तौर से हम सिटी में रहने वाले लोग हैं। हमें पता है कि किस तरह से हम लोग हमारे वाहनों की जो समस्या है उससे जो प्रदूषण फैलता है वो बहुत ही खतरनाक है। वाहन अधिक मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा धुओं उत्पन्न करते हैं। और पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है और वो क्या करती है, रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है। फिर भुजों की विशेषताएं, सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परल याद है। हम धूम कोहरा होता है तो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो सकते हैं और जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। तो हमें पता ही है कि सर्दियों के अंदर क्या होता है कि जो धूम कोहरा होता है वो किस तरह से बनता है। तो उन्होंने यहाँ पे दिखा है कि धुएं में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो सकते हैं और उन वायु प्रदूषकों तथा कोहरे को सहयोग से धूम कोहरा बना जाता है। इसके कारण क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है ना, और दमा, खांसी तथा बच्चों के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से जो उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अभी पेट्रोलियम, परिष्करणशालाएँ, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की मुख्य स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से ही सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने में साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। और आपने ये सब अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन जलाने के विषय में पढ़ लिया है। अभी अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल्स फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल को ओजोन जो परत होती है वो परत क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। और याद कीजिएगा कि ओजोन परत सूर्य के आने वाली जो हानिकारक जो हो गया ये है पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। और आपने जानते ही है कि ओजोन छिद्र के बारे में सुना है, इसके बारे में जानने का प्रयास करना है और अच्छे से CS के स्थान पर अब हम कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। अभी इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वयंचलित वाहनों द्वारा भी उत्पन्न छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। यह दुष्टता को घटा देने हैं। सांस लेने पर भी ये शरीर के भीतर पहुंचकर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे रोग अपने शरीर के अंदर। अभी देखो कि सांस लेने पर शरीर के ये कण क्या करते हैं, इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली जो राख होती है वो अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को क्या करती है,
प्रदूषित करती है। अभी विशिष्ट अध्ययन अगर देखते कि ताजमहल का, तो पिछले 2 दशकों में अगर अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षण करने वाला जो भारत का आगरा शहर का जो स्थित ताजमहल है वो चिंता का विषय बना हुआ है। जो अपने विशेष तज्ञों है यह चेतावनी दी है कि अगर वायु प्रदूषक ऐसे इसके सफ़ेद जो संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं, अंततः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते किंतु भवन, स्मारक, प्रतिमाएं जैसी जो निर्जीव वस्तु है वो भी प्रभावित होती है। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रकमन, स्वयं चलित वाहनों, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को भी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। यह गैस वायुमंडल के क्या करती है, उपस्थित जलभाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यह वर्षा को क्या करती है, वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है और इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण से जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला बनने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG यानी सीपीडी प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रवीय पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने का आदेश दिए गए। हम लोग देखो इस पिक्चर के अंदर देखा ही गया कि ताजमहल का चित्र ऐसे दिया हुआ है और वो धीरे धीरे क्या है कि इतना वाइट जो अपना सफ़ेद जो ताजमहल है वो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, पीला पड़ता जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त ताज क्षेत्र में मोटर वाहनों को क्या कर रहा है, वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने का आदेश है। आपने बड़े बूढ़ों को चर्चा करते हुए देखा ही है कि वे अब 20 से 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं और अपनी के लिए ताजमहल का चित्र पाने का प्रयास करें। अभी हमारा देखते हैं कि पौधों पर क्या प्रभाव हो रहा है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वायुमंडल से गुजरने से पश्चात पृथ्वी की जो सतह को नरम करती है, क्या करती है, वो नरम करती है और पृथ्वी पर पड़ने वाले जो सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी के आवेशित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। यह रुका हुआ विकिरण पृथ्वी की ओर गर्म करता है। यदि अपने किसी पौधशाला अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधों पर घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधों घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इसमें बाहर निकल नहीं पाती और यह रुकी हुई ऊष्मा पौधों घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यहाँ कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पौधा घर प्रभाव भी कहता है। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अब हम प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों में से CO2 भी एक है। अभी अगला जो है देखो कि अपने जानते ही है कि CO2 वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका भी आप अध्ययन कर चुके हैं, परंतु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो प्रदूषक की भांति कार्य करते हैं। आप पहले ही देखो कि एक और तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 जो है वातावरण से मोचित हो रहा है और तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। हमें पता है कि वन के कटाव के कारण क्या हो रहा है, वन क्षेत्र घट रहा है और CO2 की जो मात्रा है वो भी वातावरण की क्या हो रही है, मोचित हो रही है।
और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अभी जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा क्या हो रही, कम हो रही है। वनों का नुकसान यानी वन कटाव के कारण क्या हो रहा है, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों को क्या होगी, संख्या घट रही है। इस प्रकार मानवीय जो क्रियाकलाप है यानी मनुष्य के जो काम है, इसके वो वायुमंडल में से CO2 का संचयन में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेता है और वायुमंडल में नहीं जाने देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायुमंडल के औसत तार के निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उन्नयन यानी ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। हम लोगों को बताइए ना, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। मेथेन, नाइट्रस, ऑक्सीजन तथा जल भाष्प जैसे जो अन्य गैस भी इस प्रभाव को योगदान करते हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधों गैस कहते हैं। अभी विश्वव्यापी सरकारों के लिए क्या है, विचारणीय विषय बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने जो विश्वव्यापी सरकार है उसके लिए सोचने वाला विषय बन गया है कि बहुत से देशों में पौधाघर गैसों का उत्सर्जन के कमी करने के लिए एक अनुबंध भी किया गया है। अभी अपना जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है अंतर्गत कोयोटो प्रोटोकॉल एक ऐसी भी अनुबंध है जिससे पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अभी भुजों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का जो ताप में केवल 0.5 जितना कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहले उसे यह बताती है कि अभी हाल में ही समाचार पत्रों में हमने यह पढ़ा था कि हिमालय की गंगोत्री हिमनद विश्व उन्नत के कारण क्या हो गई, पिघलने में आरंभ हो रही है। अभी क्या किया जा सकता है, देखो हमें जो ये वायु प्रदूषण है वो रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहले तो प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई सफलता की अनेक कथाएँ हैं। तो उदाहरण के लिए देखो कि कुछ वर्ष से पहले दिल्ली संस्थान में सर्वाधिक प्रदूषण नगर था। यहाँ पेट्रोल डीजल को चलने वाले जो मोटर वाहन थे उनमें से धुएं के कारण दमघोटू यानी श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों की शीशा रहित पेट्रोल, CNG जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया और इस उपाय द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत क्या हो गई, स्वच्छ हो गई। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिसके आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या हुए उपाय किए गए होंगे। सरकार और अन्य एजेंसी द्वारा विभिन्न स्थानों पर क्या है कि वायु की गुणवत्ता को नियमित मॉनिटरिंग किया गया है और इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों के वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता वो पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन को अपनाने की क्या होगी, आवश्यकता है। यह वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा जल तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। हमारे थोड़े के योगदान में पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों को पोषण कर सकते हैं और वन महोत्सव जैसे विषय को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जुलाई मास में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। इस तरह से हम लोग हमारा जो वायु प्रदूषण है उसको रोकने का कार्य कर सकते हैं। अभी हमारा है जल प्रदूषण के देखो हम लोगों ने कक्षा 7 में सीखा ही था कि किस तरह से जल प्रदूषण का कारण है। हमने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। फिर हम लोगों ने सूची बनाई है कि जल की कहाँ आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। बहुत सारा पानी जो हमारा कम होने का, आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद में हमारे द्वारा उपयोग किया गया जो जल है वो कितना गंदा हो जाता है ना। और इसका यह अर्थ है कि जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं कि उसकी गुणवत्ता कम करके उसके रंग और गंध में भी बदल दिया जाता है। जब भी विहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि
ये जो जैसे हानिकारक पदार्थ है वो जल में मिल जाते हैं और जल प्रदूषित हो जाता है। अभी जल प्रदूषण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? अभी ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं। और देखो कि हम लोग वो जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों की जो जल को प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं जल प्रदूषण कहते हैं। अभी देखो कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि कहाँ पे गंगा नदी का किस तरह से जल प्रदूषण हो रहा है। अभी देखो कि जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसका अभी हम लोग देखते हैं कि गंगा भारत की जो प्रसिद्ध नदियों में से एक नदी है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्व भारत की जनसंख्या को पोषण करती है। करोड़ों जो व्यक्ति है अपनी दैनिक आवश्यकता और जीविका के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके जो प्रदूषण स्तर है वो कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रहे हैं। इसके प्रदूषण स्तर पर पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों में एवं बस्तियों में होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ के जो निवासी वो अत्यधिक क्या करे वो कि बस अत्यधिक मात्रा में जो कूड़ा करकट है, फिर है अनुपचारिक वाहित मल है, मूत्र जीव है तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, वहाँ पर नदी निर्जीव हो जाती है। अभी 1985 में अगर 1950 में देखेंगे कि नदी को बचाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दिया है। स्थिति को भलभांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। देखो कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है, इसमें नदी का सर्वाधिक प्रदूषण फैलाव हो रहा है। अपने पता ही है कानपुर में उत्तर प्रदेश के अत्यधिक क्या है जनसंख्या वाला शहरों में से एक गिना जाता है। जिस तरह से सूरत है, अहमदाबाद है अपने गुजरात के अंदर, वैसे ही यूपी में कानपुर जो शहर है वो उत्तर प्रदेश का अत्यधिक जनसंख्या वाला शहर है। इस नदी में लोगों को स्नान करना, कपड़े धोना तथा मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। और ये क्या है, वे इस नदी को कूड़ा करकट, फल पूजा सामग्री तथा जैविक अम्लीकरण पॉलीथीन की थैलियाँ भी फेंकते हैं। यानी किस तरह से वो अपने जो ये लोग हैं, कहाँ के लोग, कानपुर शहर के, तो वो किस तरह से कूड़ा करकट, अपना घर की फूले पूजा सामग्री वो सब पानी में डालते हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ डालते हैं। इससे क्या होता है, नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। कानपुर की जो नदी है वो जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है वहाँ पे। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक क्या है औद्योगिक इकाइयाँ हैं। कितने ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा। इसमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियाँ भी सम्मिलित है। ये औद्योगिक इकाइयाँ विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में क्या करती है, विसर्जन करती है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सोचना कि देखो कि अभी हमें कुछ प्रश्न है कि देखो कि नदी के जल पर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रारंभिक करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे ऐसे है कि हमें प्रश्न होता है कि भाई किस तरह से हम लोग ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे जल को प्रदूषण करता है। तो अभी हमें उसके देखते कि बहुत सी जो औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को क्या करती है, नदियों तथा नालों को प्रवाहित करती है, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएँ, कागज़ फैक्ट्रियाँ, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं। यह उद्योग जल रासायनिक संदूषक करते हैं। इस विसर्जन रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिसे पौधों का तथा पशुओं में क्या होता है, अविषता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने
अधिनियम बना है। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने के लिए पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल को मृदा में क्या किया जाता है, प्रभावित होती हो, जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में भी क्रिया परिवर्तन हो जाता है। अभी हम लोगों ने अध्याय 1 में यह देखा ही था कि फसलों की सुरक्षा के लिए क्या होता है, कीटकनाशक तथा अपृतनाशी कितने महत्वपूर्ण है। ये सभी क्या है, रसायन जल में घुलकर खेतों के क्या है, जलाशयों में पहुंच जाते हैं। यह भूमि में रिसकर भी भौन जल को प्रदूषित करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि तालाबों को देखा ही है, जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल इसमें उग रहते हैं। यह उर्वरक को उपस्थित नाइट्रोजन एवं फॉस्फेटों जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। यह रसायन शैवाल को फलने फूलने के लिए पोषक भी है। फिर उसके बाद पोषक अभी शैवाल जो है वो मर जाते हैं तो क्या होता है, जीवाणु कैसे घटना जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। यह अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करती है, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव भी मर जाते हैं। कभी कभार ये जो अनुपचारित विहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे में क्या है, खाद्य अपशिष्ट अपमार्जक सूक्ष्मजीव आदि इसके अंदर होते हैं। अभी हम लोग विहित मल द्वारा प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। कैसे, वाहिक मल द्वारा क्या संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवच तथा परजीवी हो सकते हैं, जिसमें हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैल सकते हैं। यानी जल प्रदूषण के कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। स्तनधारी के मल में उपस्थित जीवाणु जल की क्या करते हैं, गुणवत्ता को सूचक है। यदि जल में ऐसे जीवाणु है तो इसका यह अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थों के द्वारा क्या होता है, संचूजित है। और यदि इस प्रकार के जल को हम प्रयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। अभी देखो कि पेय जल क्या होता है, इसके जल के कैसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग अभी अगले वीडियो में कि पेय जल यानी पीने लायक जल क्या है और उसके जल कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा ये वीडियो स्टॉप होता है। बच्चों, ये लेसन थोड़ा बड़े होने के कारण इसको 2 वीडियो में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो चलो बाय।